नमस्कार, जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। दो राज्यों गुजरात और हिमाचल प्रदेश में मतदान संपन्न हो चुका है। सबकी नजरें 8 तारीख पर होने वाले मतों की गिनती पर हैं। लेकिन इस बीच समाचार माध्यमों में चलाए जा रहे एग्जिट पोल में गुजरात में भाजपा की ऐतिहासिक वापसी की संभावना जताई गई है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में सरकार बदलने का रिवाज इस बार थमता दिख रहा है। यहां भी कांटे की टक्कर में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की वापसी की संभावना जताई जा रही है। देखेंगे गुजरात और हिमाचल प्रदेश को लेकर इन एग्जिट पोल्स के क्या हैं मायने, साथ ही इन एग्जिट पोल्स को लेकर राजनीतिक दलों ने क्या किए हैं दावे और क्या किए हैं प्रतिदावे। इन पोल से उभरे संकेतों को समझने के लिए और समझाने के लिए शिमला और अहमदाबाद में से जुड़ेंगे हमारे दो संवाददाता अनुज यादव और नीरज सिंह। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं गुजरात के एग्जिट पोल्स की। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान सोमवार को खत्म हो गया। मतदान खत्म होने के बाद उम्मीदवारों की किस्मत भी ईवीएम में बंद हो गई और अब 8 दिसंबर को सबके सामने फैसला आएगा, जनादेश आएगा। इससे पहले सोमवार को विभिन्न सर्वे एजेंसियों और टीवी चैनलों द्वारा जारी एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा लगातार 7वीं बार गुजरात में कमल खिलाने जा रही है। एग्जिट पोल के अनुसार गुजरात में भाजपा का प्रदर्शन पिछले साल से कहीं बेहतर रहने वाला है। एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक बीजेपी इस बार गुजरात में कांग्रेस के नेता माधव सिंह सोलंकी को पूरी तरह पछाड़ सकती है। साल 1985 की बात है जब गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेता माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में गुजरात में कांग्रेस ने विधानसभा में 149 सीटें अपने नाम की थी। यदि ऐसे में इस बार बीजेपी राज्य में 150 सीटें हासिल करती है तो अपने पुराने रिकॉर्ड्स को तो तोड़ ही देगी, साथ ही साथ कांग्रेस के रिकॉर्ड को भी धराशायी कर देगी। इन एग्जिट पोल्स के मुताबिक भाजपा की स्थिति पिछले साल से बेहतर रहेगी और पार्टी को 27 से 53 सीटों की बढ़त हासिल हो सकती है और भाजपा का आंकड़ा पिछले चुनाव में 99 के मुकाबले बढ़कर 126 से लेकर 152 तक जा सकता है। विपक्षी कांग्रेस को पिछले चुनाव में मिले 77 सीटों के मुकाबले इस बार 32 से 48 सीटों का नुकसान हो सकता है और इसके बाद कांग्रेस को 29 से 45 सीटें तक हासिल हो सकती है। आम आदमी पार्टी को 5 से 11 सीटों का फायदा एग्जिट पोल बता रहे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को अधिकतम सीटें कच्छ, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के इलाके में मिल सकती हैं। निर्दलीय आने के खाते के बारे में इस बार अधिकतम 8 सीटें दी जा रही हैं। पिछली बार 1 सीट एनसीपी, 2 सीटें भारतीय ट्राइबल पार्टी और 3 सीटें निर्दलीय के खाते में आई थी। और अगर गुजरात से जुड़े एग्जिट पोल के परिणामों पर नजर डालें तो मध्य गुजरात में भाजपा को 8 से 12 सीट का फायदा हो रहा है, जबकि कांग्रेस को 7 से 11 सीट का नुकसान बताया जा रहा है। मध्य गुजरात में आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा ले तो उसके खाते में केवल 1 सीट आ सकती है, जबकि अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें दिखाई जा रही हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में मध्य गुजरात में 61 सीटों में से भाजपा को 37 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी और साथ ही साथ निर्दलीय के खाते में 2 सीटें आई थी। और अगर उत्तरी गुजरात की 32 सीटों की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के खाते में 14 सीटें, कांग्रेस के खाते में 17 सीटें और निर्दलीय के खाते में 1 सीट आई थी। एग्जिट पोल के परिणामों पर अगर भरोसा करें तो इस बार यहां पर भाजपा को 7 से 11 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। कांग्रेस को इतनी ही सीटों का नुकसान हो सकता है और आम आदमी पार्टी की बहुत अच्छी स्थिति रहती है तो 1 सीट पर उसका खाता खुल सकता है। इस इलाके में 0 से लेकर 2 सीटें अन्य के खाते में भी जा सकती हैं। और अगर गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र इलाकों की बात करें तो कच्छ और सौराष्ट्र की 56 सीटों पर भाजपा को बढ़त मिलती दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक सत्ताधारी भाजपा को इस बार इस इलाके में 13 से 17 सीटों का फायदा मिल सकता है, जबकि कांग्रेस को यहां पर 18 से 22 सीटों का नुकसान दिखाया जा रहा है। मजे की बात यह है कि आम आदमी पार्टी को यहां पर 4 से 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। 2017 में यहां भाजपा का प्रदर्शन कांग्रेस के मुकाबले कमजोर था। कांग्रेस को यहां अधिकतम 30 सीटों पर विजय हासिल हुई थी, जबकि भाजपा 22 सीटें जीतने में कामयाब रही। पाटीदार आंदोलन का असर इस इलाके में काफी देखने को मिला था। हालांकि उस वक्त यहां एनसीपी भी 1 सीट जीतने में कामयाब रही थी। और एग्जिट पोल के अगर नतीजों के मुताबिक दक्षिण गुजरात का विश्लेषण करें तो दक्षिण गुजरात में भाजपा को अधिकतम 3 सीट की बढ़त हासिल हो सकती है, कांग्रेस को 4 सीटों का नुकसान हो सकता है, आम आदमी पार्टी को यहां 1 से 3 सीटें हासिल हो सकती हैं, जबकि अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कुल 35 सीटों में भाजपा को 25 सीटों पर जीत मिली थी, कांग्रेस को 8 सीटें
और 2 सीटें भारतीय ट्राइबल पार्टी को मिली थी। और जो एग्जिट पोल आए इन पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया हर एक राजनीतिक दल ने अपने अपने हिसाब से दिया है। गुजरात को लेकर दिखाए गए एग्जिट पोल को स्वीकारते हुए भाजपा ने दावा किया है कि उनकी पार्टी एक बार फिर नया इतिहास लिखने जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में तो सरकार बनाने का दावा किया है, लेकिन गुजरात में भाजपा को नुकसान और खुद को बढ़त हासिल होने की बात कर रही है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के प्रत्याशी ईसूदान गढ़वी ने एग्जिट पोल के आकलन को निराधार बताया है और कहा है कि एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी लेकर आ रही है। तय कर लिया। पिछले 27 साल से चल रहा ये संबंध आने वाले दिनों में और बेहतरीन होने जा रहा है। ये चुनाव सत्ता के लिए नहीं, ये चुनाव संबंधों के इतिहास के लिए भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा गुजरात की जनता ने ये चुना है। गुजरात के हर एक क्षेत्र में, सौराष्ट्र हो, दक्षिण गुजरात, उत्तर या मध्य गुजरात, हर एक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता साथ में मिलकर गुजरात राज्य को विकास की और तेजी से गति आगे बढ़ाएगी। The surveys are giving importance in Gujarat. We are farming. We get the survey report. But whereas in Himachal, definitely we will form the government because there is a neck to neck. Only 2-3 votes was different or 5. That is the difference. Definitely we are forming in Himachal, and at the same time, because government is there, Prime Minister's own state is Gujarat, naturally they will give more importance to the Gujarat. In future also, because of anti-incumbency there in Gujarat, and also Birkas Banu issue also there, because they have given a verdict, that also definitely in effective in Gujarat, minority vote. And those 2 elections, 2 parts, definitely Congress will get an edge. That is my opinion. Definitely in Himachal we will form the government. Definitely Congress will get an edge. That is my feeling. एग्जिट पोल के आंकड़े सही नहीं होते हैं क्योंकि आकलन करना बहुत मुश्किल है। आपने देखा होगा 2013 में आम आदमी पार्टी दिल्ली में लड़ रही थी, तब सब यही कह रहे थे एग्जिट पोल कि अरविंद केजरीवाल हार्डली अपनी डिपॉजिट बचा ले तो भी ठीक है। और पहली बार में 28 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी सरकार बनाती है। एग्जिट पोल से कई गुना ज्यादा आम आदमी पार्टी का रिजल्ट आएगा आपको, और उस दिन पता चल जाएगा भाजपा गुजरात में सरकार नहीं बना रही है। तो हर एक राजनीतिक दल के अलग अलग दावे हैं, और क्या हैं इन दावों प्रतिदावों के अर्थ और निहितार्थ, हम बात करेंगे अपने संवाददाता से ब्रेक के बाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. Got it.
सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जो एग्जिट पोल आए हैं उनके क्या अर्थ हैं, क्या निहितार्थ हैं। हमारे संवाददाता नीरज सिंह अहमदाबाद से जुड़ चुके हैं। नीरज से हम विश्लेषण जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि कैसी कुछ तैयारियां भी हैं और कैसा कुछ जोशो खरोश है राजनीतिक दलों में मतदान के दिन को लेकर। नीरज, एग्जिट पोल सबके आए हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश के। जिस तरीके से एग्जिट पोल में साफ तरीके से कहा जा रहा है कि पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बीजेपी एक बार फिर गुजरात में सरकार बनाने में नहीं बल्कि इतिहास रचने जा रही है। एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे कि अगर देखें तो मतदान प्रतिशत कम हुआ और एग्जिट पोल के नतीजे जिस हिसाब से बता रहे हैं वो प्रचंड बहुमत के साथ ही साथ ऐतिहासिक जनादेश हासिल करता हुआ बीजेपी को मिल रहा है। कैसे अगर मान के चलें, किस रूप में विश्लेषण करते हैं कि मतदान प्रतिशत के बाद भी इस तरीके का जनादेश, जिस तरीके से अगर एग्जिट पोल का अनुमान सही साबित होते हैं? देखिए अश्विनी, इसके कई सारे कारण हैं। अगर आप पिछले 2-3 चुनावों को देखें, 2007 का जो इलेक्शन था उसमें मतदान का प्रतिशत 60% के आसपास था और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। उसके बाद अगर आप देखें 2012 में जो मतदान का प्रतिशत है वो 71% के आसपास हुआ था, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस आई थी। उसके बाद 2017 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें मतदान का जो प्रतिशत है वो 3 से 4% कम हुआ था, यानी 68% के आसपास मतदान हुआ था, 71 से कम मतदान हुआ था। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी और 99 सीटें जीती थी। तो इस बार भी जो मतदान है वो कम हुआ है और ऐसा ज़्यादातर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो पंडित हैं, वो ये कहते हैं कि जब मतदान कम होता है तो एंटी इनकम्बेंसी का जो असर है वो देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर आप यहाँ गुजरात के अंदर देखें तो गुजरात में पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, 27 साल से सत्ता में, कई बार मतदान कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। उससे उनकी सीटों पर तो थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है, लेकिन सत्ता में जो वापसी है वो उनकी करीब करीब तय है। और जिस तरीके से इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जो ताकत है वो लगाई। और जो एग्जिट पोल भी कहते हैं कि चाहे हम सौराष्ट्र की बात करें, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त दिखाई दे रही है, जो ज़्यादातर एग्जिट पोल है। इसके अलावा उत्तरी गुजरात में पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कम सीटों पर रही थी, लेकिन इस बार भी जो बढ़त है वो उसकी दिखाई दे रही है। आदिवासी इलाकों में, क्योंकि पिछले 4-5 सालों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उन इलाकों में काम किया, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि ये आदिवासी इलाकों से जो वोट हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे। इसी आधार पर जो पार्टी है वो ये आकलन कर रही है कि प्रचंड बहुमत से वो सत्ता में वापसी कर रहे हैं और इसके लिए पार्टी ने तैयारी भी कर दी। मैं आपको एक और खबर दे दूं कि अहमदाबाद और गांधीनगर में जो कार्यकर्ता हैं उनको तैयार किया जा रहा है कि 8 तारीख को जब परिणाम सामने आएंगे तो किस तरह से उनको अपना व्यवहार करना है, किस तरह से सेलिब्रेशन करना है। इसके लिए कार्यकर्ताओं की एक बाकायदा बैठक भी बुलाई गई है। दूसरी, कांग्रेस पार्टी भी अपने जो रुख है वो ये कह रही है कि जो एग्जिट पोल हैं वो सही जो वक्तव्य है वो पेश नहीं कर रहे हैं गुजरात चुनाव को लेकर। उन्होंने भी एक बेहतर रणनीति के तहत काम किया, इसमें कोई दौरा। हाँ, कांग्रेस के ही मुद्दे पर हम जानना चाहेंगे। अगर देखें कच्छ सौराष्ट्र की 56 जो सीटें थी पिछले चुनाव को 2017 को देखें तो कांग्रेस ने कहीं यहाँ बढ़त बनाई रखी थी, लेकिन इस बार भाजपा को ही यहाँ पर कम से कम 13 से 17 सीटों का फायदा हो रहा है, तब जबकि पिछली बार 30 और 22 का आंकड़ा था कांग्रेस और बीजेपी में। खुद कांग्रेस कच्छ और सौराष्ट्र के इलाकों में बुरी तरीके से घटती हुई दिख रही है। कांग्रेस को ओवरऑल अगर देखें तो 30 से लेकर 45 सीटों तक का नुकसान बताया जा रहा है। फिर भी कांग्रेस का दावा है कि नहीं,
हम बढ़त बनाएंगे, बीजेपी उससे भी नीचे घटेगी, फिर इस दावे को किस रूप में देखते हैं, कितनी गंभीरता से? देखिए, दावे तो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है और यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी भी सरकार बनाने के दावे कर रही है, तो दावों का तो खैर वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि वो सरकार बना रही है। दूसरी अगर आप देखें कि 2017 जैसा सिनेरियो अभी गुजरात में देखने को नहीं मिला है, क्योंकि 2017 में पाटीदार आंदोलन था और चरम पर आंदोलन था और कांग्रेस को उसका फ़ायदा मिला था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम आदिवासी इलाकों की बात करें तो आदिवासी इलाकों के जो एक वरिष्ठ जो नेता हैं मोहन सिंह राठौड़, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो वहाँ से भी आदिवासी इलाकों से भी कांग्रेस की जो पकड़ है वो कम हुई है। और पिछले 27 सालों से चूँकि पार्टी यहाँ पर सत्ता में नहीं है और पिछले 5 और 10 सालों में आदिवासी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर काम भी किया है, चाहे वहाँ कनेक्टिविटी की बात हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात हो, मेडिकल कॉलेज वहाँ पर खोलने की बात हो, पानी वहाँ तक पहुँचाने की बात हो, तो उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि वो इन इलाकों में भी बढ़त हासिल कर रही है। नीरज, एक चीज़ जानना चाहेंगे, एग्जिट पोल में जितना नुकसान कांग्रेस को दिखाया जा रहा है और जितना फायदा भाजपा को दिखाया जा रहा है, उसमें अंतर कहीं दिखता है? 99 सीटें थी, 126 से 152 तक जा सकती है, यानी कि 27 से लेकर 53 सीटों तक का फायदा। कांग्रेस को नुकसान जो है 2945 से, बावजूद इसके 5 से 11 सीटें आम आदमी पार्टी को बताई जा रही। कैसे ये गणित कहीं ना कहीं गड़बड़ाती हुई दिख रही? जितना नुकसान उस भाजपा और कांग्रेस का जो सेटलमेंट है, आम आदमी पार्टी है कहीं ज़मीन पे या फिर दावे ही है? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी की उपस्थिति को तो अश्विनी हम नकार नहीं सकते, क्योंकि अगर आप देखें कि जिस तरह से नगर पालिका के चुनाव हुए थे, सूरत में एक बेहतर कह सकते हैं कि उनको सपोर्ट मिला था। 27 के करीब सीटें उन्होंने जीती थी वहाँ पर नगर पालिका में। उसी के बाद जो आम आदमी पार्टी है यहाँ पर सक्रिय हुई। कुछ जो पाटीदार समुदाय के जो लीडर हैं वो उन्होंने अपने साथ रखे और उन्हीं को लेकर वो चुनावी मैदान में। तो निश्चित तौर पर कुछ इलाके हैं जो शहरी इलाके हैं, खासतौर से सूरत की बात करें और इधर साबरकांठा, बनासकांठा और कुछ आदिवासी इलाकों की बात करें, वहाँ पर आम आदमी पार्टी काफ़ी सक्रियता से चुनाव लड़ी है और उन्होंने कैंडिडेट भी दिए हैं और मुकाबले को त्रिकोणीय भी बनाया है। तो उस आधार पर लगता है कि कुछ सीटें आम आदमी पार्टी को भी ज़रूर इस इलाकों से हासिल होंगी। और जो एग्जिट पोल है, कितना एग्जैक्ट पोल होगा 8 तारीख को पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से विश्लेषण करने के लिए। शुक्रिया नीरज। और अब बात हम करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर 12 नवंबर को संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को एग्जिट पोल के जो आंकड़े जारी किए गए, उन आंकड़ों में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। कांग्रेस भी कांटे की टक्कर देती दिख रही है। चुनाव को लेकर जारी एग्जिट पोल के आंकड़ों से आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। राज्य में 12 नवंबर को कराए गए चुनाव में कुल 66% मतदान हुआ था। अगर हिमाचल प्रदेश में की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भाजपा को कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिलती हुई दिख रही है। इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया के मुताबिक राज्य में भाजपा को 24 से 34 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 30 से 40 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। वहीं इंडिया टीवी मैट्रिक्स के सर्वे के मुताबिक भाजपा को 35 से 40 और जबकि कांग्रेस को 26 से 31 सीटें मिल रही हैं। न्यूज एक्स जन की बात के मुताबिक भाजपा को 32 से 40, कांग्रेस को 27 से 34 सीटें मिल रही हैं। रिपब्लिक टीवी मार्कियों के मुताबिक भाजपा को 34 से 39 और कांग्रेस को 28 से 33 सीटें मिलने का अनुमान है। पंजाब विधानसभा चुनाव में एक तरफा सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी को हिमाचल प्रदेश में बड़ा झटका लगने के आसार हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों में रिपब्लिक टीवी, मार्क्यू और जी न्यूज बार्क ने आम आदमी पार्टी को 0 से 3 सीटें देने का अनुमान जताया है, जबकि अन्य ने पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया है। पिछले चुनाव की तुलना में हिमाचल प्रदेश में भाजपा को 9 सीटों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही थी, वहीं कांग्रेस को 8 सीटों का फायदा होने की उम्मीद है। एग्जिट पोल के अनुमानों पर राज्य के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बननी तय है। और वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार चलेंगे शिमला, जुड़ेंगे अपने संवाददाता अनुज यादव से। देखते रहिए जनादेश। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes.
funding that inspires, funding that transforms. For sustainability and reliability, for investment and development, adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। G20 के नेतृत्व से अब भारत करेगा वसुधैव कुटुंबकम को साकार। इसके हैं कई पहलू, जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ जैसी नई पहल, इंक्लूसिव ग्रोथ, महिलाओं के नेतृत्व में विकास। G20 की बैठकें होंगी भारत के विभिन्न शहरों और राज्यों में, ताकि हमारी अद्भुत विविधता और समृद्ध परंपरा का मिले भरपूर अनुभव। लोकतंत्र की जननी भारत करेगा G20 की मेजबानी। तो आइए इसे बनाए वैश्विक बदलाव की शुरुआत। वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं जनादेश में आज एग्जिट पोल की, और चलते हैं हम शिमला, जहां मौजूद हमारे संवाददाता अनुज यादव, और उनसे राय जानेंगे और विश्लेषण करेंगे कि क्या कुछ मायने हैं एग्जिट पोल के हिमाचल में। अनुज, अगर देखें तो जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं हिमाचल में, सत्ता बदलने का रिवाज इस बार बदल रहा, क्या कहेंगे आप? एग्जिट पोल के नतीजे तो फिलहाल यही कह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अश्वनी, मैं पूरे हिमाचल के अंदर चुनाव के दौरान भी था और यहाँ लोगों से बातचीत की थी, अपनी हमने अलग अलग स्टोरी बनाई थी, उसमें यही बात एक काफी समय के बाद ये देखने को मिली कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने रिवाज बदलने की बात कही थी, वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी एक बात थी, क्योंकि यहाँ एक परंपरा पिछले कई दशकों की बात करें अश्वनी, एक परंपरा रही थी, एक बार कांग्रेस, एक बार भारतीय जनता पार्टी, फिर कांग्रेस, फिर भारतीय जनता पार्टी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इलेक्शन के अंदर जब यहाँ चुनावी सभाओं को उन्होंने संबोधित किया, भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, क्योंकि वो हिमाचल की ही धरती से आते हैं, उन्होंने जब अपनी योजनाओं को लोगों के बीच में रखा और इस बात को कहा कि देखिए डबल इंजन की सरकार का किस तरीके से फायदा मिलता है किसी भी राज्य को, तो वो बातें कहीं ना कहीं लोगों के मन में उतरी और इस बार यहाँ की जनता ने यह फैसला शायद करने की बात सोची होगी कि इस बार रिवाज को बदलना है, जो परंपरा चल रही थी उसको छोड़ देना है। और वही नतीजे कहीं ना कहीं जो ज्यादातर टीवी चैनल के सर्वे हैं वो दिखा रहे हैं कि उत्तराखंड की तरह इस बार भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में भी वापसी करने जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश से अश्वनी लगता हुआ इलाका है, वहां भी कुछ इसी तरह की परंपरा रही थी, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस। तो जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, कहीं ना कहीं वो जनता की जो राय है, जनता की जो बात है, वो सारी बातें चुनाव के दौरान देखने को मिली थी। और जिस दिन पोलिंग हुई थी वो पोलिंग परसेंटेज भी बताता है कि कहीं ना कहीं इस बार यहां के लोगों ने उस परंपरा को बदलने की कहीं ना कहीं कोशिश की है और रिवाज को निश्चित तौर पर बदलने की कोशिश की है। अनुज, एक चीज और जानना चाहेंगे, असंतुष्ट बड़ी भारी संख्या में कांग्रेस बीजेपी दोनों में थे, लेकिन एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि भाजपा को तो नुकसान होता नहीं दिख रहा, लेकिन कांग्रेस अपना कुनबा नहीं संभाल पाई, कहीं और कमजोर हुई और असंतुष्टों का जो रोष रहा वो कहीं ना कहीं भारी पड़ता दिख रहा है। देखिए, ये एक हिमाचल प्रदेश के अंदर मैंने अश्वनी इससे पहले भी विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव कवर किया था। जब किसी कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलता या किसी मौजूदा विधायक को टिकट नहीं मिलता तो बागियों की एक फौज खड़ी हो जाती है और निश्चित तौर पर वो भाजपा के अंदर भी देखने को मिली और कांग्रेस के अंदर भी देखने को मिली। लेकिन जब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने बागियों को मनाया, उसके बाद कुछ जो उम्मीदवार निर्दलीय खड़े हुए थे उन्होंने तो अपने टिकट भी वापस लिए और कुछ लोगों ने तो वास्तव में जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था बागी ने उसको समर्थन भी दे दिया। लेकिन कांग्रेस के पास अश्वनी एक चुनौती नहीं थी, कांग्रेस के पास कई चुनौतियां थी। सबसे पहली चुनौती यह थी कि कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा नेता, अगर हम प्रियंका गांधी को छोड़ दें
कोई बड़ा नेता प्रचार के अंदर नहीं आया। राहुल गांधी हिमाचल की जनता से दूरी बनाते हुए दिखे और बागियों की जो एक फौज कांग्रेस के अंदर खड़ी हुई थी उनको संभालने वाला भी कोई नहीं था। पूरे हिमाचल प्रदेश के चुनाव के अंदर यह बात देखने को मिली कि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने ही लोग थे। वही लोग थे जो बागी के रूप में चुनाव में या तो निर्दलीय के रूप में खड़े हो गए, अगर निर्दलीय के रूप में खड़े नहीं हुए तो अपने ही वो कैंडिडेट को हराने की कोशिशों में लगे हुए थे। इस तरह की अखबारों में भी खबरें छपी, टीवी चैनलों में भी ये बातें देखने को मिली। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक सबसे बड़ा फायदा इस चुनाव के अंदर जो मिला वो इस बात का मिला, एक तो डबल इंजन की सरकार ने जो यहाँ विकास के कार्य किए, राज्य के अंदर भी भाजपा की सरकार थी और केंद्र के अंदर से चली हुई जो योजनाएं जमीनी स्तर पर यहां पहुंची वो एक ग्रामीण स्तर तक, गांव के स्तर तक वो पहुंची। ये भारतीय जनता पार्टी को एक फायदा मिलता लाभार्थियों को रहा है। और कांग्रेस के सामने एक चुनौतियां नहीं थी, कई चुनौतियां थी। और सबसे बड़ी बात यह है जनता के सामने, अश्वनी मैं अपनी बात को खत्म करते हुए बताता हूं जी कि कांग्रेस की तरफ से आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसा लगता है कि वीरभद्र सिंह के निधन के बाद कांग्रेस के बाद यहां कोई बड़ा नेता नहीं है और कांग्रेस के जो यहां स्थानीय स्तर के नेता हैं वो अलग अलग जनता के बीच में जाकर यह बात बोलते रहे कि वो मुख्यमंत्री होंगे, वो मुख्यमंत्री होंगे। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बढ़त चुनाव में प्रचार के अंदर भी बनाती हुई दिखाई दी और निश्चित तौर पर सर्वे भी इसी ओर इंगित करते हैं। और जो दूसरे बड़े नेता रहे वो गुटबाजी में ही शामिल रहे, कोई G23 में कहीं भी। अनुज, एक सवाल आम आदमी पार्टी पे लेंगे। जिस तरीके से गुजरात में कहीं खाता खुलता दिख रहा है, लेकिन बड़ी तेजी से वो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल और पंजाब जुड़वा राज्य हैं, एक दूसरे से जुड़े भी रहे हैं इतिहास में। एकदम साफ, सुपड़ा साफ, हर लगभग एक एग्जिट पोल कह रहा है, एक तरीके से प्रचार में भी नहीं दिखे और परिणाम भी वही दिख रहे हैं। क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी के बारे में? देखिए, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से पंजाब होते हुए हिमाचल की धरती में राजनीतिक जमीन को तलाशने की तो भरपूर कोशिश की, लेकिन जब वो यहाँ पे उनके आम आदमी पार्टी के नेता आए, संगठन उनका कोई मजबूत हो नहीं पाया। जिन लोगों को उन्होंने आम आदमी पार्टी में शामिल किया था वो वापस जिन राजनीतिक दलों से आए थे वापस चले गए। उसके बाद आम आदमी पार्टी को इस बात का कहीं ना कहीं अंदेशा हो गया था कि देखिए, हिमाचल प्रदेश में तो उनकी कोई दाल गलने वाली नहीं है, यहां कोई राजनीतिक जमीन उनको मिलने वाली नहीं है। और हमने हिमाचल के चुनाव में ही बीच में अश्वनी इस बात को देखा था कि जो बड़े नेता हैं, चाहे मनीष सिसोदिया की बात करें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें, वो हिमाचल को बीच में ही छोड़ के गुजरात के अंदर अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशने के लिए पहुंच गए थे। और मैं तो हर उम्मीदवार से यह बात पूछता था आम आदमी पार्टी के कि भाई सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ दी, आपके नेता यहां क्यों नहीं आ रहे। तो निश्चित तौर पर अगर आम आदमी पार्टी यहां पहली बार चुनाव लड़ी और उनका सुपड़ा साफ हो रहा है तो इस बात को इंगित करता है कि आम आदमी पार्टी ना तो अपना यहां संगठन बना पाई और ना लोगों में विश्वास बना पाई। और निश्चित तौर पर देखना यह भी है कि गुजरात में क्या कुछ स्थिति रहती है। और बहुत बहुत शुक्रिया अनुज हमसे जुड़ने के लिए, विस्तार से इन मायनों के विश्लेषण करने के लिए। तो एग्जिट पोल आ चुके हैं, एग्जैक्ट पोल आना बाकी है 8 तारीख को। जनादेश देखते रहिए, दूरदर्शन देखते रहिए, प्रत्येक खबरें निष्पक्ष तरीके से देखते रहिए। जनादेश की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।